Hello friends, my name is Jitendra Kumar and welcome to our official YouTube channel Testopedia online classes. फ्रेंड्स आपको पता है कि आर्मी से रिलेटेड जो हम कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, जो पेपर्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है। इन सारी चीजों का बढ़िया तरीके से निकालना, तो गारंटी के साथ ही मैं कह सकता हूं कि आपका जो एग्जाम है, अगर उसमें 15 क्वेश्चन आते हैं तो 15 में से 15 आप सभी स्टूडेंट्स बढ़िया और शानदार तरीके से कर पाओगे। तो आज का सेशन हम शुरुआत करते हैं मैथ्स के आगे का पेपर यानी कि पेपर नंबर 4 से हम इसकी शुरुआत करते हैं। ठीक है ना, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने आएंगे दोस्तों और बढ़िया तरीके से आपको सॉल्व करते जाना है। कॉपी और पेन लेके बैठिएगा, ठीक है ना। पहली कंडीशन कॉपी और पेन लेके बैठिएगा और सभी चीजों को जब मैं करूं यहाँ पे सॉल्व करूं उससे पहले आपको करके देखना है एक बार कि क्वेश्चन का एक्चुअल सॉल्यूशन है वो क्या बनेगा। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिए, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूं दोस्तों तो क्वेश्चन को देखते ही आपके होश नहीं उड़ने चाहिए कि ये इतना तामझाम क्या दिया हुआ है। ठीक है ना, पहले आगे ऊपर है वो इंग्लिश में लिखा गया है, सेम चीज नीचे मैंने हिंदी में लिख दी है। तो दोनों स्टूडेंट्स बाइलिंगुअल हम यहाँ पे चलेंगे कि जो भी स्टूडेंट सीबीएसई से हैं वो थोड़ा ऊपर के चीजों को देखेंगे और जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट है वो नीचे पे फोकस कीजिएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ इस क्वेश्चन की दोस्तों, तो आपके पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म निकल के आएगा। ठीक है ना, एक स्टैंडर्ड फॉर्म निकल के आएगा कि यदि 8.73 इसको मान लू मैं ए और 4.27 इसको मान लू मैं बी। ठीक है ना, इन दोनों को मैंने ए और बी मान लिया तो ये 3 बार गुणा हो रहा है तो इसको मैं लिखूंगा ए क्यूब और यहाँ पे प्लस का चिन्ह है और आगे आपको ये 3 बार गुणा हो रहा है तो इसको मैं लिखूंगा बी क्यूब। ठीक है ना, और इसको डिवाइड कर देंगे, देखो ये 2 बार आया है तो ए स्क्वायर, फिर उसके बाद में माइनस ये हो जाएगा ए बी और उसके बाद में जो लास्ट में आपको दिया हुआ है बी स्क्वायर। अब दोस्तों जब आप इसको ओपन कर रहे होंगे ना, इस इक्वेशन को जब आप ओपन कर रहे होंगे तो गौर कीजिएगा, इसका मतलब क्या होता है कि a प्लस बी और फिर उसके बाद में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है ना, क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है और इसको हम डिवाइड करेंगे किससे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी से हम इसको डिवाइड कर देंगे। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पे ये चीज कैंसिल हो जाएगा और आपके पास क्या बचेगा, केवल a प्लस बी आपके पास बचेगा। अब a की वैल्यू हमने क्या मानी थी 8.73 और प्लस का यहाँ पे सिंबल आ जाएगा, b की वैल्यू हमने क्या मानी थी 4.27। तो जब आप इनको जोड़ रहे होंगे ना तो आपके पास जो रिजल्ट बनेगा वो क्या बनेगा, 7 और 3 कितना होता है 10, 7 और 2 9 क्या होता है 10, 8 4 12 और 1 क्या बनता है 13 और 2 अंक छोड़ के हम पॉइंट लगा देंगे, यानी कि जो अपना फाइनल आंसर बना वो क्या बना दोस्तों 13। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा 13 आंसर बनेगा। आई होप दैट आपको ये क्वेश्चन बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा दोस्तों। घबराना नहीं है जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आप अपने सामने देखो। ठीक है ना, लॉजिक पकड़ने की कोशिश करना है कि कौन सा क्वेश्चन बढ़िया तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन काफी बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों। एक तार को जब एक वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है तो उसके द्वारा घिरा क्षेत्रफल कितना है, 484 वर्ग सेंटीमीटर है। तार द्वारा घिरा क्षेत्रफल क्या होगा यदि इसी तार को एक वृत्त के रूप में मोड़ा जाता है। अब दोस्तों देखना, क्वेश्चन देखते ही आपके होश नहीं उड़ने चाहिए, मैं इसका शॉर्ट कॉन्सेप्ट भी आपको सिखाऊंगा और इसका लंबा प्रोसेस भी मैं आपको समझाता हूं। तो ध्यान दीजिए, एक तार को जब एक वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है जिसका क्षेत्रफल कितना है 484, तो सबसे पहले हमें इस तार की लंबाई निकालनी पड़ेगी। और तार की लंबाई कैसे निकलेगी, भाई कोई तार है, इसको यदि हम एक वर्ग के रूप में मोड़ देते हैं और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर, ये किसके बराबर होगा 484 के, किसके बराबर होगा 484 के बराबर होगा। तो खाली तो हमें भुजा चाहिए, तो भुजा कितनी होगी रूट 484, रूट 484 मतलब कितनी हो जाएगी 22। ठीक है ना, 22 सेंटीमीटर इस तार की क्या हो जाएगी भुजा हो जाएगी उस वर्ग की। अब वर्ग की भुजा जब आपके पास 22 सेंटीमीटर आ गई है तो गौर कीजिएगा, जब हम तार की लंबाई निकालेंगे इसका मतलब उस वर्ग का जो परिमाप है, उस वर्ग का जो पैरामीटर है वही उस तार की क्या होगी लंबाई होगी। तो यदि मुझे तार की लंबाई निकालनी है, तार की लंबाई यदि हमें निकालनी है तो तार की लंबाई क्या हो जाएगी दोस्तों वर्ग का परिमाप, और वर्ग का परिमाप क्या होता है
4 गुणा भुजा। बताओ वर्ग की भुजा क्या होती है, सॉरी परिमाप क्या होता है, 4 गुणा भुजा। तो 4 इंटू भुजा का मान हम रख देंगे 22, तो आपके पास आंसर आ जाएगा, आंसर सॉरी 88 सेंटीमीटर उस तार की क्या आ जाएगी, लंबाई आ जाएगी। अब उस तार को हम क्या करते हैं दोस्तों, एक सर्किल के रूप में मोड़ते हैं, एक वृत्त के रूप में हम मोड़ते हैं। तो गौर कीजिएगा, जब इस तार को हम एक सर्किल के रूप में मोड़ेंगे तो मतलब जो तार की लंबाई होगी वो कहीं ना कहीं पे उस वृत्त की परिधि का काम करेगी। तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूं वृत्त की परिधि 2 पाई आर, 2 पाई आर, बताओ यही तो क्या होगी, इस तार की लंबाई होगी। बताओ होगी कि नहीं, जो कितनी है 88 दी हुई है। यहां तक बात समझ पाए। अब यहाँ पे देखिए अगर हम इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं तो 2 इंटू पाई का मान क्या होता है दोस्तों, 22/7 गुणा आर, ये किसके बराबर होगा, 88 के बराबर होगा। तो यहां से जब मैं इसको काटता हूं ना दोस्तों, यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो देखो 22 एकम 22 और 22 चौके 88, 2 से 4 को काटेंगे 2 बार, और 2 को जब आप 7 से गुणा कर रहे होंगे तो आपके पास त्रिज्या कितनी निकल के आएगी दोस्तों, 14 सेंटीमीटर निकल के आएगी। यहां तक बात क्लियर है क्या, 14 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या निकल के आएगी। लेकिन त्रिज्या से काम नहीं चलने वाला, क्योंकि क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि इसका क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। किसका, वृत्त का। और हम जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या होता है, कि वृत्त का क्षेत्रफल निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई इंटू आर स्क्वायर। तो हमारे पास सब कुछ गिवन है, बस वैल्यू पुट कीजिए। पाई का मान 22/7 होता है, और रेडियस अभी अभी कितनी निकाली, 14, तो ये 14 आप यहाँ पे पुट कीजिए। चूंकि स्क्वायर दिया हुआ है तो इसलिए 2 बार लिखा जाएगा, 14 इंटू 14। तो यहाँ से 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, 14 इंटू 2 कितना हो गया 28, यानी कि 22 इंटू 28 हो जाएगा आपके पास। अब ध्यान दीजिए, दोनों को गुणा कर रहे होंगे तो 28 दूना 56, और 28 दूना 56 और 5 कितने होते हैं 61, यानी कि 616 वर्ग सेंटीमीटर आपके इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा दोस्तों, आंसर बन जाएगा। 616 वर्ग सेंटीमीटर आपके इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा दोस्तों, राइट आंसर बन जाएगा। तो ये तो दोस्तों एक लंबी प्रक्रिया थी कि हम इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, लेकिन ध्यान दीजिए हमारे पास इस क्वेश्चन का एक शॉर्ट कॉन्सेप्ट भी रखा हुआ है। हमारे पास इस क्वेश्चन का एक शॉर्ट कॉन्सेप्ट भी रखा हुआ है दोस्तों, वो भी मैं आपको समझाता हूं कि इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से उड़ा देंगे, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए वो कॉन्सेप्ट क्या है, आपके पास एक फॉर्मूला याद होना चाहिए दोस्तों, फॉर्मूला याद होना चाहिए जो क्या है कि वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल ये बराबर होता है पाई इंटू वृत्त का क्षेत्रफल, पाई इंटू वृत्त का क्षेत्रफल बटे 4, ठीक है ना। ये सब कुछ आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है दोस्तों, बस वैल्यू को पुट कर दीजिए, ठीक है ना, वैल्यू पुट कर दीजिए। वर्ग का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 484, पाई का मान क्या होता है दोस्तों 22/7 गुणा वृत्त का क्षेत्रफल, ये हमें पूछा गया है x मान लीजिए, बटे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई। अब क्या करना है, इसको गुणा कर दीजिए इससे, उसका उल्टा भाग दे दीजिए, तो x का मान कैसे निकल के आएगा, x जिसको हम क्या कह सकते हैं दोस्तों, x को हम कह सकते हैं वृत्त का क्षेत्रफल। क्या कह सकते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल। तो ये कैसे निकल के आएगा दोस्तों, 440 को मैं क्या करूंगा 4 से गुणा करूंगा, 484 को मैं गुणा करूंगा 4 से, और भाग दे देंगे किसका 7/22 का हम भाग दे देंगे, 7/22 का हम दोस्तों भाग दे देंगे। तो ध्यान दीजिए 22 एकम 22 और 22 दूना 44 और 22 दूना 44, यानी कि 7 चौके 28, 28 को 22 से गुणा करेंगे तो वही आंसर आपके पास लौट के आएगा 616 वर्ग सेंटीमीटर। तो हमारे इस क्वेश्चन का जो डायरेक्ट आंसर बना वो आप इस फॉर्मूले के थ्रू भी क्वेश्चन को कर सकते हो, या फिर आपके पास पूरा डिटेल एनालिटिक्स यहाँ पे दिया हुआ है, वहां से भी आप इस क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से कंप्लीट कर सकते हो। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो चलो फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है ना, हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपको निकालना है समतुल्य बट्टा। ध्यान दीजिए दोस्तों, जब भी आप लाभ और हानि पढ़ेंगे तो वहां पे एक चैप्टर और इंक्लूड रहेगा जिसको हम कहते हैं डिस्काउंट, यानी कि छूट या फिर बट्टा। आपको निकालना है 20% और 10% के समतुल्य बट्टा। तो ध्यान दीजिए, करने के तरीके बहुत हैं, क्वेश्चन को करने के तरीके बहुत हैं, लेकिन तरीका वही काम में करना है जो एग्जाम में काम कर जाए। तो हमने बताया आपको कि पहला डिस्काउंट प्लस दूसरा डिस्काउंट माइनस पहला डिस्काउंट गुणा दूसरा डिस्काउंट बटे 100,
ठीक है ना। ये चीजें आपको गिवन होंगी। तो यहाँ पे पहला डिस्काउंट कितने परसेंट का है, 20% का, ये लो भाई 20%। दूसरा डिस्काउंट 10% का, तो ये लगा दिया हमने 10%, माइनस पहला डिस्काउंट 20% इंटू दूसरा डिस्काउंट 10% बटे नीचे क्या आ जाएगा आपके पास, 100 आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो हमने काट दी, 20% और 10% मिलकर कितना आ जाएगा, 30%। और 30% में से हम घटा देंगे 2 एकम 2%, तो अपने पास जो फाइनल आंसर बना दोस्तों वो कितना बना, 28%। यानी कि 20% और 10% के समतुल्य जो सिंगल डिस्काउंट रहेगा वो कितना रहेगा आपके पास, 28%, जो इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। ठीक है ना। बढ़िया तरीके से समझना है आपको, 100 मान के भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, लेकिन उसमें टाइम लगेगा, तो आप टाइम को बचाइए। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए आपके पास, दो संख्याओं का योगफल 12 है और उनका गुणनफल 35 है। आपको निकालना है उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा, मतलब जो संख्याएं हैं उनका उल्टा कर देंगे तो उनका सम कैसे बन जाएगा। ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन के ऊपर। दोस्तों इस क्वेश्चन का मैं आपको बेसिक भी समझाऊंगा और इस क्वेश्चन की मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा, ताकि जब भी भविष्य में क्वेश्चन आए, जब भी इन फ्यूचर क्वेश्चन आए, तो आप इन क्वेश्चनों को बढ़िया और इफेक्टिव तरीके से फिनिश कर सको। तो ध्यान दीजिए, कोई भी दो संख्याएं हैं, मान लेते हैं कि पहली संख्या हमने मान ली x और दूसरी संख्या मान ली मैंने y। हमने ये दो संख्याएं मान ली, इसका बेसिक समझना आप, दोनों संख्याओं का योगफल यानी पहली संख्या x और दूसरी संख्या y, इन दोनों का योगफल आपको क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 12। और अगर हम बात करते हैं उनका गुणनफल, मतलब उनका प्रोडक्ट कितना है, 35 है। गुणा मतलब पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, टोटल कितना है, 35 है। अब आपसे पूछा गया है कि जो ये संख्याएं हमने मानी है, इनके जो रेसिप्रोकल है, इनवर्स है, उनका सम क्या होगा व्युत्क्रमों का। तो मुझे बताओ x का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1/x। और अगर मैं बात करूं y, तो y का इनवर्स क्या हो जाएगा, 1/y। और हमें क्या पूछा है, योग पूछा है। ठीक है ना। ये हो गया इनवर्स, क्या हो गया, इनवर्स हो गया, मतलब उल्टा हो गया। बात समझ में आ गई, इनवर्स मतलब उल्टा हो गया। इन दोनों का हमें क्या पूछा गया है, सम पूछा गया है। तो ध्यान दीजिए, अब अगर मैं एलसीएम लेता हूं ना दोस्तों, तो एलसीएम क्या आएगा आपके पास, एक्स वाई। एक्स से एक्स कटा तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, एक्स, और यहाँ पे क्या बच जाएगा आपके पास, वाई। यानी कि इन एक्स और वाई दो संख्याओं का व्युत्क्रम हमारे पास क्या हो जाएगा, उन दोनों संख्याओं का योग बटा दोनों संख्याओं का गुणा, जो आपको क्वेश्चन में बिल्कुल दिए हुए हैं। तो मुझे बताओ एक्स प्लस वाई कितना है, 12, और एक्स वाई कितना है आपके पास, 35। तो आपका जो राइट आंसर बना दोस्तों वो क्या बन गया, 12/35, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका क्या बन गया, फाइनल आंसर बन गया। अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि ये तो बात हुई प्रोसेस की, कि वास्तव में हम प्रोसेस ये यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको थोड़ा ये कॉन्सेप्ट देखना है, शॉर्टकट में देखना है, तो समझिएगा इस क्वेश्चन को, कि जब भी आपको व्युत्क्रमों का योग पूछता है, तो ऊपर तो क्या लिख देंगे आप, जो भी योग दिया हुआ है वो, और नीचे क्या लिख देंगे, जो भी गुणा दिया हुआ है वो। तो योग कितना दिया हुआ है, 12, गुणा कितना दिया हुआ है, 35। बस ये आपका आंसर यहाँ पे फिनिश हो गया। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप इस तरीके से सोल्व आउट कर सकते हो। ठीक है। अगले क्वेश्चन देखते हैं आपके पास, एक समषटभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का मान बताइए। एक समषटभुज है, इसके प्रत्येक आंतरिक कोण का मान बताइए। तो दोस्तों आपको ये क्वेश्चन किस प्रकार से उड़ाना है वो चीज देखिए। किसी भी समबहुभुज के, समबहुभुज यानी कि कोई भी आपके पास समबहुभुज हो, उस समबहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण, प्रत्येक आंतरिक कोण, प्रत्येक आंतरिक कोण ये बराबर होता है दोस्तों किसके, ये बराबर हो जाएगा n-2 इंटू 180 डिग्री, और इसको हम डिवाइड कर देंगे जितनी भुजाएं होंगी उतने से। बात समझ में आ गई, जितनी भुजाएं होंगी उतने से हम इसको क्या कर देंगे दोस्तों, डिवाइड कर देंगे। तो ये कॉन्सेप्ट आप याद में रखना, दिमाग के अंदर याद रखना है। ठीक है ना। n क्या है यहाँ पे, भुजाओं की संख्या, n क्या है, भुजाओं की संख्या। तो मुझे बताओ समषटभुज हैं, इसका मतलब समषटभुज में भुजाएं कितनी होंगी, 6 होंगी। मींस n का मान कितना होगा, 6। फॉर्मूले में फिट कीजिए आप, तो 6 - 2 गुणा 180 बटे नीचे क्या आएगा, 6, यानी कि 6 में से 2 गया 4 गुणा 180 बटे क्या हो जाएगा, 6।
तो 6 से ये कटा आपके पास 30 बार और 30 को 4 से गुणा कर रहे होंगे तो प्रत्येक आंतरिक कोण कितने डिग्री का निकल के आएगा दोस्तों? 120 डिग्री का। बस यही इस क्वेश्चन का क्या है? एंड पॉइंट है। यही इस क्वेश्चन का क्या है? एंड पॉइंट है। तो आपको पता होना चाहिए कि किसी समबाहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण का निकालने का सूत्र ये होता है। अगर क्वेश्चन में आपको पूछता है कि प्रत्येक यानी कि हर एक आंतरिक कोण का योग कितना होता है, तो योग के लिए हम क्या कर देंगे? इस n को रिमूव कर देंगे तो n - 2 × 180 डिग्री आपके उस क्वेश्चन का भी क्या बन जाएगा? आंसर बन जाएगा। वो जब आंसर आएगा तब मैं आपको बढ़िया तरीके से समझाऊंगा, जब उस प्रकार का क्वेश्चन हम फेस करेंगे। अब ध्यान दीजिए, एक लोग का क्वेश्चन है दोस्तों, लोग का क्वेश्चन है, तो ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन के ऊपर भी। हम जनरली दोस्तों हमने बताया आपको कि हम इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, आपके पास लोग दिया हुआ है log 2 की पावर x² - 4 बराबर 5। अच्छा दोस्तों, हमने एक कॉन्सेप्ट देखा था, अगर आपने कहीं पर भी पढ़ा हो तो आपने एक कॉन्सेप्ट समझा होगा कि यदि log a की पावर b बराबर x हो तो मैं इसको लिख सकता हूं कि a की पावर x बराबर क्या होगा? b होगा। ये चीज हम इसको नोट डाउन कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? log आपको तभी समझ में आएगा जब आपको घातांक और करनी मतलब सरड और इंडाइसिस का जो चैप्टर है वो अगर आपने ढंग से पढ़ा है दोस्तों, तो log वाले क्वेश्चंस भी आप बढ़िया तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। तो log के रूप में ये लिखा गया है, इसको यदि मैं घातांक के रूप में लिखूं तो इस प्रकार से मैं लिख सकता हूं। तो ये क्वेश्चन भी बस यहाँ पे फिनिश हो गया, मान के चलिए आप। हम इसको क्या लिख सकते हैं? देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 2। तो 2 को क्या लिख सकता हूं? ये 5 इसके ऊपर आ जाएगा पावर के अंदर, ये किसके बराबर हो जाएगा? x² - 4 के बराबर हो जाएगा। अब मुझे बताओ 2 की पावर 4 का मतलब कितना होता है? 2 की पावर 5 का मतलब होता है 32, यानी कि 32 किसके बराबर होगा? x² - 4 के। हमें तो खाली x² चाहिए भाई, तो ये -4 इधर आकर के जुड़ जाएगा, यानी 32 और 4 कितने हो जाएंगे? 36। अब हमें तो खाली x का मान चाहिए, तो स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या बनेगा? रूट बनेगा 36। और मुझे बताओ 36 का वर्गमूल कितना होता है? तो ध्यान दीजिएगा, रूट से जब भी कोई वैल्यू निकलती है तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होती है। तो x का मान क्या हो जाएगा? +/6, जो आपके इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा? राइट आंसर बन जाएगा। बात समझ में आ गई? प्लस का 6 भी सही है इसका आंसर, -6 भी सही है, लेकिन ध्यान रखिएगा जब भी आपको इस प्रकार के अगर दोनों दे देता है तो यही 100% सही माना जाएगा। ठीक है ना? ये गलत नहीं है, 6 भी गलत नहीं है, लेकिन 100% जो मान्य होगा ना वो आपके पास होगा +/6। ठीक है, समझ पाए इस चीज को? चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि एक परीक्षार्थी को किसी परीक्षा में पास होने के लिए 20% अंक चाहिए और वह 30 अंकों से फेल हो जाता है। उसी परीक्षा में एक दूसरा विद्यार्थी है जिसको 32% अंक लाने होते हैं और वह 42 अंक क्या लेकर आता है? ज्यादा लेकर आ जाता है। आपको बताना है कि उस परीक्षा में टोटल जो अधिकतम मार्क्स थे, मैक्सिमम मार्क्स, वो कितने थे, यानी कि टोटल पेपर कितने का था। बात समझ में आ गई? वो परीक्षा टोटल कितने नंबर की थी। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, तरीके आपको यूट्यूब पे बहुत मिल जाएंगे, लेकिन तरीका वही यूज करना क्वेश्चन को जल्दी टाइम में बढ़िया तरीके से समाप्त कर सकें। देखो सबसे पहले आपको दिया हुआ है 20%। 20% नंबर लाता है और 30 अंकों से फेल हो जाता है। फेल हो जाता है तो ये लगा दिया हमने माइनस, भाई 30 अंकों से फेल हो गया। उसी परीक्षा में एक कैंडिडेट है, वो कितने परसेंट लाता है? 32% अंक लाता है, जो उसके उत्तीर्णांक से कितने ज्यादा हैं दोस्तों? 42 ज्यादा है। बात समझ में आ गई कि नहीं? अब आपको करना कुछ भी नहीं है, बस नीचे वाले में से ऊपर वाला घटा दीजिए आप। तो 32 में से 20 घटाएंगे तो क्या आएगा अपने पास? 12%। बात समझ में आ गई? और 42 में से यदि हम माइनस का 30 घटाएंगे, ध्यान रखना 42 में से 30 नहीं घटाना, 42 में से -30 घटाना है, तो आपके पास कितना आ जाएगा दोस्तों? 72। कितना आ जाएगा? 72 आ जाएगा। बात समझ में आ गई? कितना आ जाएगा दोस्तों? 72 आ जाएगा। तो 12% किसके बराबर हुआ? 72 के। कितना गुना पे बैठा हुआ है? तो 6 गुना पे बैठा हुआ है। तो पूरा 100% किसके बराबर होगा भाई? 100% को भी आप 6 गुना पे बैठा दो तो आपका रिजल्ट कितना हो जाएगा? 600। यानी कि वो टोटल पेपर है वो कितने का था दोस्तों? 600 नंबर का था। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बना, जो इस क्वेश्चन का आंसर बना वो कितना बना? 600 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? तो बिल्कुल उड़ा देना है आपको इस क्वेश्चन को, टाइम खराब नहीं करना।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक संख्या को 49 से डिवाइड किया जाता है, भाग दिया जाता है, तो 32 शेषफल आता है। यदि उसी संख्या को हम 7 से डिवाइड कर दें तो भाई रिमाइंडर क्या आएगा, शेषफल क्या आएगा। तो दोस्तों ध्यान रखना, कोई लॉजिक कोई ट्रिक यूज नहीं करनी है, मैं इसका सीधा और सटीक तरीका बताता हूं। जो बाद में शेषफल आया है, जो बाद में शेषफल आया है, बस उसमें भाग दे दीजिए आप इसका। तो मुझे बताओ, जब हम 32 में भाग देंगे 7 का, तो आपके पास शेषफल कितना आएगा। 32 में भाग देंगे 7 का तो शेषफल अपने पास क्या निकल के आएगा दोस्तों। तो देखो 7 चौके 28, 32 में से 28 गया तो कितना बचा, 4 शेषफल बचा। बस ये 4 ही अपने इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना, कोई कॉन्सेप्ट कोई चीज याद नहीं रखना, पहली बार जो रिमाइंडर बचा, पहली बार जो शेषफल बचा, बस उसी में अपने को इस नंबर का भाग दे देना है। ठीक है ना, पहली बार जो रिमाइंडर बचा बस उसी में भाग दे देना है, जो भी शेषफल आए बस वही आपके इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, करेक्ट आंसर बन जाएगा। चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा करने पर 4 साल में क्या हो जाती है, दुगुनी हो जाती है। तो बताओ कितने वर्षों में वह अपनी 4 गुनी हो जाएगी। ठीक है ना, कितने वर्षों में अपनी 4 गुनी हो जाएगी। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा इस कॉन्सेप्ट के ऊपर। चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन दोनों का शॉर्ट कॉन्सेप्ट दोनों अलग अलग है। तो ध्यान रखिए, 4 साल, 4 वर्ष में कितनी गुनी हो रही है दोस्तों। तो 4 साल में ये गुनी हो रही है 2 गुनी। बात समझ में आ गई। तो ध्यान देना है, यहाँ पे जो भी गुना है उसको उसी से गुणा करते जाना है। हमने 2 से गुणा किया तो 2 दूनी 4 गुनी हो गई है। बात समझ में आ गई। कितने सालों में, इसमें यही जोड़ते जाना है, प्लस 4 जोड़ दिया, 8 वर्ष। 8 वर्ष में कितनी हो जाएगी, ये 4 गुनी हो जाएगी। और यही तो क्वेश्चन में पूछा गया है, यही तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि कितने साल में ये 4 गुनी हो जाएगी। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 8 वर्ष, जो ऑप्शन नंबर सी में आपको गिवन है। मतलब 4 गुनी कितने साल में हो जाएगी, 8 साल के अंदर हो जाएगी। क्लियर है। अब ध्यान दीजिए, ये एक सेट का क्वेश्चन है, समुच्चय का क्वेश्चन है। समुच्चय को हम किस प्रकार से सॉल्व करते हैं, अभी मैं सब कुछ आपको बताने वाला हूं दोस्तों। आपके पास 2 सेट दिए गए हैं, ए और बी। ध्यान दीजिएगा, सेट क्या होता है, सेट एक होता है आपके पास, यानी कि जो चीजें आपके पास, यानी कि एक ही कॉम्बिनेशन का जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या कहलाता है, सेट कहलाता है। अब ध्यान दीजिए, ये जो यू है, ये जो U है ये क्या कहलाता है, यूनियन कहलाता है। क्या कहलाता है, यूनियन कहलाता है। और यूनियन का मतलब क्या होता है, सब कुछ। क्या कहा मैंने, यूनियन का मतलब क्या होता है, सब कुछ होता है। ध्यान रखिएगा, यानी कि A और B में, A और B में यदि मुझे A यूनियन B निकालना है तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, A यूनियन B में तभी निकाल पाऊंगा कि यूनियन का मतलब क्या होता है, सब कुछ। A में देखो क्या क्या रखा हुआ है, 1 2 3 4, तो ये हम ले लेंगे 1 2 3 4। अब बी के एलिमेंट्स देखते हैं, 3 4 5 6। भाई 3 4 तो हमने ले लिए, अब दोबारा नहीं लिखना आपको। तो जो कॉमन है उनके बाद में क्या क्या बचा हुआ है, 5 और 6। क्या क्या बचा हुआ है, 5 और 6। तो बस ये आपके इस क्वेश्चन का क्या बन गया, आंसर बन गया, 1 2 3 4 5 6। ध्यान रखना, यूनियन में आपको क्या है, कॉमन चीजें नहीं, कॉमन चीजें हैं वो एक ही बार में लेनी है, चाहे वो 10 बार रिपीट हो चाहे 5 बार रिपीट हो। लिखना कितनी बार है, सिर्फ और सिर्फ सिंगल बार ही आपको लिखना है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे आपका समाप्त हो गया। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि 3 भिन्न संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य 120 है तो बताओ कौन सी संख्या उनका महत्तम समापवर्त्य नहीं हो सकती। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, एक कॉन्सेप्ट कि आपने पढ़ा होगा कभी अपने जीवन के अंदर कि दी गई संख्याओं का, दी गई संख्याओं का, दी गई संख्याओं का HCF सदैव उन संख्याओं के, सदैव उन संख्याओं के LCM को विभाजित करेगा, LCM को विभाजित करेगा। बात समझ में आ गई कि नहीं, दी गई संख्याओं के LCM को विभाजित करेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि जब आपने LCM और HCF पढ़े होंगे, कहीं पर भी पढ़े होंगे, तो वहां पे एक कॉन्सेप्ट आपके सामने आया होगा कि जो भी संख्याओं का महत्तम समापवर्त्य है वो हमेशा उनके लघुत्तम समापवर्त्य को पूरा पूरा काटेगा। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, महत्तम समापवर्त्य नहीं हो सकता, मतलब इस 120 में किसका भाग नहीं जाएगा, बस वही आपका आंसर हो जाएगा
35 का भाग नहीं जाएगा। बस यही इस क्वेश्चन का क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। देखो यहाँ पे नहीं हो सकता, अगर क्वेश्चन में हो सकता है ऐसा पूछता तो फिर आपके तीनों सही आंसर हो जाते। बात समझ में आ गई कि नहीं? तो चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पूछा गया है कि किसी त्रिभुज की माध्यिकाओं का कटान बिंदु क्या कहलाता है। भाई सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि माध्यिकाएं क्या होती है, फिर कि उनका कटान बिंदु क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा कि जो माध्यिकाओं का कटान बिंदु होता है, सबसे पहले हम समझेंगे कि माध्यिका क्या होती है। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि माध्यिका क्या होती है, उसके बाद में कटान बिंदु पे चलेंगे। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, ये अपने पास एक ट्राइंगल है, ठीक है ना। अगर ट्राइंगल में बात करता हूं मैं, इस भुजा का मिड पॉइंट ये है, इस भुजा का मिड पॉइंट ये है, इस भुजा का मिड पॉइंट ये है। अगर मैं इन सभी मिड पॉइंट्स को आपस के अंदर मिला देता हूं, ठीक है ना, अगर इन सभी मिड पॉइंट्स को मैं इनके जो वर्टेक्स हैं, जो शीर्ष हैं, इनसे मिला देता हूं दोस्तों, तो ये किसका निर्माण करेंगी, ये माध्यिका का निर्माण करेंगी। किसका निर्माण करेंगी, माध्यिका का निर्माण करेंगी। और ध्यान दीजिए, जो माध्यिकाओं का कटान बिंदु है, ये जो कटान बिंदु है दोस्तों, ये कहलाता है गुरुत्व केंद्र। क्या कहलाता है, गुरुत्व केंद्र कहलाता है। तो माध्यिकाओं का कटान बिंदु क्या कहलाता है, गुरुत्व केंद्र कहते हैं। ध्यान रखिएगा, माध्यिका क्या होती है, भुजाओं के मध्य बिंदु को उसके शीर्ष से मिलाने पर जो लाइन बनती है वो क्या कहलाती है, माध्यिका। और माध्यिकाओं का कटान बिंदु ही क्या कहलाता है, आपका गुरुत्व केंद्र कहलाता है। तो गुरुत्व केंद्र इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। जब किसी संख्या में उसी का 12% घटा दिया जाता है तो वह कितनी बन जाती है, 110 बन जाती है। तो बताइए वो ओरिजिनल नंबर क्या था। दोस्तों गौर कीजिएगा इस क्वेश्चन के ऊपर, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। एक्स मान के नहीं करना इन क्वेश्चनों को। सबसे पहले देखिए, आपके पास रिक्वायर्ड परसेंटेज कितनी है, 12%। और 12% को बताओ मैं क्या लिख सकता हूं, 12% को हम लिख सकते हैं भाई 3/25। बात समझ में आ गई, 12/100, 4 × 12, 25 चौके 100, 3/25। तो हम मान लेते हैं कि पहले वो संख्या क्या थी, स्टार्टिंग में पहले वो संख्या क्या थी, 25 थी। अब कितना घटाया गया है भाई, 3 घटाया गया है। तो 25 में से 3 घटा दिया तो अब वो संख्या क्या बन गई, 22 बन गई। बात समझ में आ गई, कितनी बन गई, 22 बन गई। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि भाई 22 नहीं बनी, कितनी बनी, 110 बनी। तो 22 किसके बराबर हुआ, 110 के बराबर हुआ। तो एक किसके बराबर होगा दोस्तों, एक किसके बराबर होगा, 5 के बराबर होगा कि नहीं। तो मुझे बताओ कितना गुना पे बैठा हुआ है, 5 गुना पे बैठा हुआ है। इसने पूछा है मूल संख्या, तो मूल संख्या है, इसको भी 5 गुना पे बैठा दो। तो बताओ 25 पंजे कितने हो जाएंगे, 125। यानी कि जो एक्चुअल नंबर है वो कितना है, 125। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ये बात बिल्कुल क्लियर तरीके से आप समझ पाए कि क्या क्या हमने प्रोसेस यहाँ पे यूज की। बढ़िया तरीके से समझते हुए क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। नेक्स्ट देखिए, एक किसान प्रतिदिन 6 घंटे एक खेत को 18 दिन में जोत सकता है। 12 दिनों में पूरा करने के लिए प्रतिदिन उसे कितने घंटे काम करने होंगे। तो दोस्तों जब आप कंपाउंड प्रोपोर्शन पढ़ोगे, मिश्र समानुपात पढ़ोगे, तो वहां पे एक लॉजिक चलेगा कि m1 इंटू d1 इंटू t1 अपॉन ये होता है w1 के, और ये बराबर हो जाएगा m2 इंटू d2 इंटू t2 बटे w2 के बराबर हो जाएगा। अब यदि इनमें से कोई चीज आपको दी हुई नहीं है ना, तो इन चीजों को आपको क्या कर देना है, रिमूव कर देना है, हटा देना है। तो ध्यान दीजिए, एक किसान की बात हो रही है, मतलब किसान एक ही है दोनों के अंदर, हटा दीजिए। प्रतिदिन 6 घंटे काम करता है, टाइम कितना दिया हुआ है, 6 घंटे। कितने दिनों में, 18 दिनों में। भाई काम नहीं दिया हुआ, काम जो पहले कर रहा था वही अब करना है। फिर उसके बाद में आपको दिया गया है कि 12 दिनों में पूरा करने के लिए प्रतिदिन कितने घंटे, मतलब आपको T2 निकालना है, और कितने दिनों में, 12 दिनों के अंदर। तो बस इसको सिंप्लीफाइड कर दीजिए दोस्तों, आपका आंसर आ जाएगा। देखो 6 एकम 6 और 6 दूनी 12, 2 एकम 2 और 2 नाम 18, यानी कि T2 की वैल्यू किसके बराबर आई, 9। यानी कि प्रति उसे कितने दिन, कितने घंटे काम करने पड़ेंगे, 9 घंटे काम करने पड़ेंगे। तो वो काम क्या हो जाएगा दोस्तों, कंप्लीट हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट भी आप ध्यान में रखना कि इस प्रकार के क्वेश्चन हम इस तरह से सॉल्व आउट कर सकते हैं। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए, आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से है कि यदि एक मीनार से उसके मूल आधार 50 मीटर की दूरी पर उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई बताइए। दोस्तों जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आए ना,
तो आपको डायग्राम जरूर बनाना है, क्योंकि ये क्वेश्चन है, इनको आप डायग्राम के थ्रू ही सॉल्व कर सकते हो। बात समझ में आ गई? डायग्राम से ही आप इन क्वेश्चनों को बढ़िया तरीके से चेंज कर सकते हो। क्लियर है कि नहीं? तो ध्यान दीजिए, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूं, एक मीनार है दोस्तों, ठीक है ना, बात हो रही है एक मीनार की। तो हम जानते हैं कि मीनार बिल्कुल सीधी खड़ी रहेगी, तो हम मान लेते हैं कि ये कोई मीनार है। इस मीनार से उसके मूल आधार ये हो गया 50 मीटर की दूरी पर, ये 50 मीटर की दूरी हो गई। 50 मीटर की दूरी पर स्थित उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ध्यान दीजिएगा, ये जो एंगल बन रहा है ना, ये कितना डिग्री है? 30 डिग्री है। अब आपको क्या बताना है? इस मीनार की ऊंचाई, मतलब ये h आपको क्या करना है? फाइंड आउट करना है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, जब भी हम 30 डिग्री की बात करेंगे ना, जब भी हम 30 डिग्री की बात करेंगे, तो आपको एक रेशियो याद रखना है, ठीक है ना। आप tan थीटा से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो, लेकिन ध्यान दीजिए 30 डिग्री जब भी आ जाता है, तो आपके पास जो लंब है, जो आधार है और जो कर्ण है, इनके बीच में एक रेशियो पाया जाता है, 1√3 और 2 का अनुपात पाया जाता है। अब ध्यान दीजिए, इस रेशियो की अगर मैं बात करता हूं, तो 30 डिग्री का बेस कितना है? 50। बेस आधार यहाँ पे कितना है? √3, यानी कि √3 किसके बराबर हुआ दोस्तों? 50 के बराबर हुआ। हमें क्या निकालना है? लंब। लंब कितना है? 1, तो 1 किसके बराबर हो जाएगा? ये बराबर हो जाएगा 50√3 मीटर के बराबर हो जाएगा। और बस यही आपके इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 50/√3, ठीक है ना। 50/√3 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये रेशियो आपको याद रखना है। tan थीटा से भी आप क्वेश्चन को कर सकते हो, लेकिन tan थीटा से क्या होगा दोस्तों? आपको बहुत ही ज्यादा समय यहाँ पे लग जाएगा। क्लियर है ना चीज? बहुत ही ज्यादा समय आपको यहाँ पे लग जाएगा। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा ये सेशन? ठीक है, कैसा लगा आपको हमारा ये सेशन? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज जो भी अपने दोस्त हैं उनको आप शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि जो भी डिजायर्ड स्टूडेंट है उनको ये फैसिलिटीज हम प्रोवाइड करवा सकें, ठीक है ना। तो दोस्तों, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। ओके, थैंक यू, गुड बाय।